तो समाज का अन्य हिस्सा क्या जानता होगा हम समझ सकते हैं। हलाल की कॉन्स्पिरेसी इतनी शांति से जैसे मक्खन से बाल की तरह काटा जाए वैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को काटने के लिए खड़ी की गई। हिंदुओं के उद्योगों पर कब्जा करने और भारतीय उद्योग धंधों को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि मुस्लिम देशों में झुकाने के लिए, और वहां पर मुस्लिम उत्पादकों के उत्पादों को प्राथमिकता के साथ जगह मिले। इसलिए अगर ना छपे तो बिजनेस जाता है, छपे तो गलत किया जाता है। ऊपर से सरकार की शक्ति, इस शिकंजे में फंसे हुए उद्योग को इससे बाहर निकालना है और भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से, लूटने से और खास करके मुस्लिमों की समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने से रोकना है। तो हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट बंद कर देना चाहिए। इस मांग को लेकर ट्विटर पर अभी तक 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए हैं और बड़ी संख्या में सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं। आज जो लोग हलाल कॉन्स्पिरेसी ऑन सुदर्शन इस नाम, इस हैशटैग के साथ ट्वीट करेंगे, उनके ट्वीट हम यहां पर दिखाएंगे, जिससे कि कई बार हम ज्यादा फोन कॉल नहीं ले पाते, लेकिन आपके ट्वीट की प्रतिक्रियाओं को भी हम अभिव्यक्ति के रूप में यहां स्क्रीन पर जगह देंगे। इसलिए आप ये हैशटैग के साथ अपनी बात को रखिए। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हलाल सर्टिफिकेट लेने वाली संस्थाएं कौन है। मैंने आपको बताया था कि हलाल सर्टिफिकेट लेने वाली कंपनियां, एनजीओ, कंपनियां ने एनजीओ, हलाल सर्टिफिकेट देने वाली एनजीओ, जमाते हिंद जैसी, ये कैसे देश विरोधी कार्रवाई करने वाले लोगों के साथ मिली हुई है, उनके संरक्षक बनी हुई है, पहचान बनी हुई है, और कैसे ये सब कुछ हिंदुस्तान के साथ दादी जैसा है। आज मैं आपको उसके आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं। आज का ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था पर इन्होंने कैसे कब्जा किया है। इस पर पहले नजर डालते हैं और फिर हम हमारे साथ जुड़े 3 विशेषज्ञों के पास जाएंगे। आपके कॉल भी लेंगे, आपके ट्वीट भी लेंगे। पहले ये जानकारी। अब अगर हम बात करें भारत में हलाल की अर्थव्यवस्था की, तो भारत में 40 करोड़ मुसलमानों की वजह से 100 करोड़ दूसरे समुदायों पर हलाल थोपा जा रहा है। भारत में मुसलमानों द्वारा प्रत्येक वस्तु को हलाल होने की मांग की जा रही है, जिसके जरिए पूरी अर्थव्यवस्था पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसी से हलाल इकोनॉमी दुनिया में $3 ट्रिलियन की हो गई, यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर इस्लामिक अर्थव्यवस्था अब हो गई है। ऐसे में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जब चाहे तब क्रैश किया जा सकता है। भारत में एक समानांतर इस्लामिक अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसका रूप हमें दिल्ली दंगों में देखने को मिला। दंगाइयों के पास पैसा और हथियार हलाल अर्थव्यवस्था के जरिए ही आया। सेक्युलर भारत में इस्लामिक अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर काम कर रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बजाय कमजोर होने के खतरों से दो चार हो रही है। रेल और एयर इंडिया जैसे विभागों में भी हलाल अनिवार्य कर दिया गया है। देश की गैर मुस्लिम आबादी पर जबरदस्ती हलाल थोपा जा रहा है। अब हलाल प्रमाण पत्र केवल मांसाहार तक सीमित नहीं रह गया। खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, औषधियां, चिकित्सालय और मॉल खोलने तक के लिए हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। हलाल सर्टिफिकेट से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो गया। यही नहीं, स्थानीय व्यापारी, पारंपरिक उद्योग और देश को हलाल से खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में देश के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। हलाल का आतंक कितना खतरनाक है आप जान नहीं सकते। आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में इस विषय पर काम करने वाले विशेष अतिथि है। उन्होंने मुझे काजल दिखाया था, दिखाइए जरा। आप जानते हैं हलाल कभी केवल मांस के लिए, कभी इस देश में हलाल मातन की दुकान पर लगा हुआ बोर्ड जानकर हिंदू उसको इग्नोर कर जाता था कि मुसलमान का है, चलता, उनकी अपनी बात होगी। लेकिन कभी खाने के बातों के लिए मानी जाने वाली बात आज काजल लगाने के लिए भी हलाल, इसमें भी हलाल का सर्टिफिकेशन है। तो आप मुझे सोच बताइए कि इतनी बड़ी पहुंच कहां से हो गई। इतना ही नहीं, हलाल पर एक बड़ी खतरनाक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खतरनाक बात को शायद दुनिया भी नहीं जानती होगी, नेट पर अवेलेबल है, लेकिन अभी ये जब दोबारा इसका प्रयास किया जा रहा है तब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
बात यह है कि मिस्र के संसद में विधायक बिल लाया गया कि मरी हुई पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी हलाल है, ऐसा कानून बनाया जाए। 2012 में पहली बार जब प्रयास किया गया तो यह बिल पास नहीं हुआ। यह बिल दोबारा लाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब मुसलमानों के लिए जो हलाल हो सकता है वो हलाल मेरे लिए हलाल नहीं है। मैं उसको हराम शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मान्यता में हराम नाम की चीज नहीं है, मैं उसको अन्य दृष्टिकोण से देखता हूं। ऐसी तमाम बातें आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं रवि जी बताएंगे, साथ में हमारे साथ रमेश शिंदे जी हैं। मैं पूरे पैनल को स्क्रीन पर निमंत्रित कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़े तीनों अतिथियों का निमंत्रण है। रमेश शिंदे जी, आपका स्वागत है, सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रवि रंजन सिंह जी है, आपका स्वागत है। और हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जी है, आपका भी स्वागत है। तमाम दर्शक करोड़ों की संख्या में टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जहां पर भी सुदर्शन को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। और मैंने कल आह्वान किया था कि आपके घरों में जो सामान है उस सामान पर जाकर देखिए कि कहीं हलाल का सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो कई लोगों ने फोटो मुझे व्हाट्सएप किए, जो मेरे जानने वाले, कई लोगों ने मुझे टैग करके ट्विटर पर भेजे, और कई लोगों ने यह माना कि उनके घर में जितना भी सामान है उन सब पर हलाल का सर्टिफिकेट है। यह उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। यहां तक कि बड़े बड़े शॉपिंग के मॉल चलाने वाले मेरे कुछ मित्रों ने भी कहा कि सुरेश जी, हम भी नहीं जानते थे कि ऐसा है। तो सोचिए कि एक मुस्लिम समानांतर अर्थव्यवस्था आपके घर के किचन में पहुंच चुकी है, आपके पेट के अंदर पहुंच रही है और आपके जेब के अंदर का पैसा निकाल रही है, लेकिन आपको पता तक नहीं है। सोचिए कितना बड़ा गेम है। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी जुड़े हैं। अश्विनी जी, कानूनी एंगल से मैं पहले आपसे समझना चाहूंगा कि मैं एक हिंदुस्तानी, एक हिंदू सनातनी व्यक्ति, मेरे ऊपर अनजाने में और जाने में अगर हलाल थोपा जा रहा है तो कानून क्या कहता है? सुरेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद लोगों की तरफ से, लोगों की भावनाओं को समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हलाल और हलाला जैसी चीजें जो देश में जिस तरह की व्यवस्थाओं को चैलेंज करती हुई, इस देश के संविधान में लिखे गए सेक्युलर फैब्रिक का मखौल उड़ाती हुई और इस देश के बहुसंख्यक समाज से, वही बहुसंख्यक समाज के पैसे से लेकर के और एक चरमपंथियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा अभियान चलाने के लिए, समाज में विध्वंसक अभियान चलाने के लिए जो पैसा लिया जा रहा है, उसको उजागर करने के लिए मैं बहुत बहुत आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। सुरेश जी, हम इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ कहता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू सर्टिफाइड सब्जी की दुकान हूं और साथ ही साथ भगवा झंडा अपनी दुकान के बाहर लगा देता है, तो वहां की जो दमनकारी पुलिस जाती है उस बहुसंख्यक समाज के सब्जी विक्रेता को बंद कर देती है पब्लिक न्यूसेंस फैलाने के आरोप में। दूसरी तरफ सर्टिफाइड तरीके से तमाम देश के जो कानून है, जो सामान को डील करने के लिए, बनाने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तमाम टैक्सेस के साथ गवर्नमेंट मशीनरीज के सामने से चेक होते हुए निकलने वाले, और जिसमें हलाल जैसे शब्द का प्रयोग होता है, बहुसंख्यक समाज खाता है, उसको समझ भी आज के पहले नहीं आता था सुरेश जी, आपके इस मुद्दे को उठाने से पहले, कि वो क्या कर रहा है। ऐसे देश की व्यवस्था जिसमें सरकारों को चाहिए ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर फैब्रिक की बात करता है, उसका प्रियम्बल सेक्युलर फैब्रिक की बात करता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्ट अगर सेक्युलर फैब्रिक की बात करता है, लेकिन संविधान पर टांग उपार करने वाले लोगों ने न जाने कैसे ऐसी व्यवस्थाएं बना ली है, और हम तो पिछले 7 दशकों से संविधान की व्याख्या करने और उस पर अपने अधिकारों की मांग की जाए कि नहीं की जाए, इस चक्कर में ही फंसकर रह गए हैं। दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे कि हिंदुस्तान को उसकी जानकारी भी नहीं है। जो एक एक वक्ता बोलेंगे तो हम साथ में वो ग्राफिक भी चलाएंगे, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, और साथ साथ में भी दिखाएंगे कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं कौन है और उन संस्थाओं का देश विरोधी गतिविधियों में क्या योगदान है। रमेश शिंदे जी से बात करते हैं। रमेश जी। सुरेश जी, जिस प्रकार से कल हमने मतलब हलाल का जो मुद्दा एक्सप्लेन किया था, तो उसके अंदर हमने इस बात तक लेकर के आए थे कि हलाल का जो सूत्र है या हलाल का जो मुद्दा भारत में जो लागू किया गया है,
तो किस प्रकार से एक प्राइवेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रही है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जो आया है तो इस कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से मैं आज कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हलाल का जो मूलतः मतलब रवि रंजन सिंह जी है तो वो तो बहुत इतिहास इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं अभी के दृष्टिकोण से देखूंगा तो 1987 में इस्लामिक बैंक जो है इसका पहले प्रारंभ हुआ और 1987 से इस्लामिक बैंक आगे बढ़ाएंगे इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि इस्लामिक बैंक जो है वो शरीयत के आधार पर चल रही है और शरीयत के आधार पर चलने पर वेस्टर्न वर्ल्ड में या भारत जैसे देशों में इसका कोई अस्तित्व नहीं है या वहां पर उसको विरोध हो रहा है, तो उनका दूसरा एक विचार हुआ कि अभी इसको यदि हमें इकोनॉमी के लेवल पर लेके जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। इसलिए 2011 में मलेशिया के कौलालमपुर में वहां पर मलेशिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा पहली बार हलाल प्रोडक्ट इंडस्ट्री इस प्रकार से एक नई इंडस्ट्री चालू करने का प्रस्ताव हुआ। 2013 में वर्ल्ड हलाल फोरम इस नाम से कौलालमपुर में ही एक विश्व स्तर की बैठक हो गई और इस बैठक में यह तय किया गया कि जितने सारे मुस्लिम देश है यदि नॉन मुस्लिम देशों से कोई भी प्रोडक्ट उनके पास आएगा तो वो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। और ये हलाल सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी किसके पास होगी, तो ये अथॉरिटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी। इसके बाद उनके पास दो इसके आधार बन गए कि एक तो मुस्लिम देश में आपको कोई चीज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है या वहां पर भेजनी है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मुस्लिम देश ने उसको मैंडेटरी कर दिया। और दूसरी बात यह हो गई कि देने वाला कौन है, तो वहां का लोकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको गारंटी देता है कि हमारे आप यदि जैसे जमीयत उलेमा हिंद कहता है कि हमारे विश्व स्तर पर 192 शरिया बोर्ड्स है, उनके साथ हमारा टाई अप है, तो आप हमसे 21,500 का सर्टिफिकेट लेंगे तो हम आपको 192 कंट्रीज के शरिया बोर्ड के पास हम आपको प्रमोट करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चालू किया और 2013 में जो इकोनॉमी प्रारंभ हुई हलाल के नाम से, आज जैसे आपने बताया कि भारत की इकोनॉमी के लेवल पर आ गई, मतलब 2.9 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स तक ये जाकर के पहुंची। और इसके बारे में एचएसबीसी बैंक के जो रेफ हनीफ जो है तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि यदि इस्लामिक बैंक और हलाल इकोनॉमी को यदि हम एक साथ मिला करके चलाते हैं, यानी हलाल प्रोडक्ट से जो पैसा आ रहा है या लाइसेंस या सर्टिफिकेट से पैसा जो आ रहा है वो इस्लामिक बैंक में जाएगा। इस्लामिक बैंक वो मुसलमानों को अपना प्रोडक्शन बनाने के लिए अवेलेबल करवा के देगी, तो मुस्लिम इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मुस्लिम इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी तो उनका प्रोडक्ट हलाल ही है, और यदि वो हलाल है तो किसी काफिर देश से या काफिर व्यक्ति से कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे आज विदेश में बार्बी डॉल ये सब जगह पर फेमस है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ये कहा कि बार्बी डॉल जो है वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो हमारे देशों में बार्बी डॉल नहीं चलेगी, हम अपनी डॉल लाएंगे। तो उन्होंने अपनी आयशा डॉल लाई। ये आयशा डॉल पूरे हिजाब के साथ है। तो इस प्रकार से आज यदि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हल्दीराम प्रोडक्ट है तो उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेट उस दिन तक रहेगा जब तक मुस्लिम इस्लामिक बैंक किसी मुस्लिम को ये नहीं कहती है कि आप आपकी इंडस्ट्री चालू कर दीजिए और आप आपका जो स्नैक्स है वो चालू कर दीजिए। जिस दिन कोई मुस्लिम स्नैक्स चालू कर देगा उस दिन 21,500 में भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ये टोटल इकोनॉमी एक दिशा में चली जाएगी। तो आप इस विषय से समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये षड्यंत्र है कि इस्लामिक बैंक और हलाल इकोनॉमी ये दोनों साथ में चल रहे हैं। मतलब भारत में मोदी जी की सरकार ने इस्लामिक बैंक को मना कर दिया, लेकिन हलाल इकोनॉमी तो है ही आज। और इसके आधार पर 2000 में इस्लामिक बैंक के शेयर जो थे 6.9% थे, आज 2011 में इस्लामिक बैंक के शेयर्स 22% तक बढ़े हैं। तो आप देखिए 6.9% से 22% तक शेयर्स बढ़े, मतलब आप विचार कर सकते हैं कि हलाल इकोनॉमी के नाम पर इस्लामिक बैंक कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ये दोनों मिलाकर के एक साथ षड्यंत्र चल रहा है और हमें तो दिखाई दे रहा है क्या जमीयत उलेमा हिंद 21,500 रुपया देकर के सर्टिफिकेट ले रही है,
लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता और ज्यादा गंभीर है, उसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसलिए 21,501 उत्पादक से, मतलब एक इस प्रकार की डब्बी के लिए भी अगर 21,500 का एक प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन है, हिंदुस्तान में करोड़ों प्रकार के उत्पाद बनते हैं और इतने देशों में जाने वाले उत्पादकों पर लगने वाले इतने सर्टिफिकेट से मिलने वाला पैसा कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था निर्माण करता है। रमित जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश, अकेला उत्तर प्रदेश का 2 या 3 साल का मिलकर भी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, उतनी केवल हलाल की अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश अमेरिका के साइज का देश है, राज्य है, और उसके बावजूद वो हलाल की अर्थव्यवस्था से छोटा है। तो सोचिए कि अर्थव्यवस्था हलाल की कितनी बड़ी होगी, जिसके शिकंजे में आप फंस चुके हैं। रवि रंजन सिंह जी के पास चलते हैं। रवि रंजन जी, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? पहले तो आपका धन्यवाद। ये आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, और अब कुछ प्रबुद्ध लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जी और इस तरह के लोग जो आए हैं, जिन्होंने हलाल को समझा और इसके आगे, और मैं आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो युद्ध है, ये मैंने अपने तौर पे 2009 में शुरू किया था, जब मैंने ये पाया कि पार्लियामेंट की कैंटीन में केवल हलाल सर्व किया जा रहा है। यानी लोकतंत्र का मंदिर, और उसमें जो सर्व कर रही है वो कोई मुस्लिम रेलवे नहीं, वो भारतीय रेल सर्व कर रही है, नॉर्दर्न रेलवे सर्व कर रहा है। और उस समय एक पिटीशन हमने लगाई थी कि भारत की संसद में या तो आप दोनों मांस परोसें या कोई ना परोसें। ये धन्यवाद स्पीकर साहब का कि अब जाके ये कैंटीन वेजिटेरियन होने जा रही है बड़ी जल्द ही। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसमें थोड़ा समय लगता है, मगर एक डिसीजन उनका आया, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। ये बात रही। और इन समय में जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी थी उस समय की, या जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जिस तरह के जवाब आए मैं आपसे शेयर करूंगा। कि मुझे बताया जा रहा है कि हलाल जो मीट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अरे पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई स्टेट की नहीं है। मतलब सांसद कौन सा क्या बोलूं अभी मैं, मतलब क्या खाएगा, सांसद कौन सा मटन खाए, ये तय करने के लिए भी स्टेट चाहिए। हाँ, तो ये इस तरह के जवाब आए। खैर, अब बात आ जाए धार्मिक मान्यताओं की। हलाल और हराम को अगर हम समझें तो जैसे अब बहुत लोग समझने लगे हैं, हराम और हलाल इस्लाम में 2 ही शब्द हैं, ब्लैक और वाइट। अब ये हलाल शब्द को अगर हम इसकी यात्रा देखें, काल यात्रा, तो एक हलाल शब्द जो अरबी भाषा में इस्लाम के आने से पहले ये शब्द था वहां पे, मतलब परमिसिबल, आज की उर्दू नुमा हिंदी में बोले तो जायज। तो हर एक के अपने जायज नाजायज थे, यहूदियों के अपने, कबीलों के अपने, यजीदियों के अपने, पैगन्स के अपने। मगर इस्लाम के आने के बाद इस्लामिक हलाल को हलाल मनवाना शुरू कर दिया गया उस अर्थव्यवस्था में। ये जैसे जैसे ये यात्रा आगे निकली, अब इसको मैं दूसरे दौर में हम लाते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का खत्म होना। सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद बहुत सारे भारतीय मूल के, पाकिस्तानी मूल के, अफ्रीका के मूल के लोग जो हैं यूरोप में जाके सेटल होने लगे। वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिमांड करी कि हमारे को हलाल चाहिए, और वहाँ से हलाल सर्टिफिकेशन को एक बल मिला। ये कुछ साल तो ये हलाल सर्टिफिकेशन का बल जो था, ये यहीं तक रहा सर्टिफिकेशन में, जिसमें कई तरह के हुए कि हम मुस्लिम कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वो छोटे छोटे आज जो वहाँ पे जागीरें ऐसी बना ली गई जहाँ पे केवल मुस्लिम होता था, रहता था, आज वो नो गो जोन्स हो गए हैं। अब यहाँ से हलाल यात्रा जो आगे निकली, तो तरह तरह के कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई दुनिया भर में, ग्लोबल हलाल कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, जिसमें जैसे रमेश शिंदे जी ने बताया ये तय किया गया। अब क्योंकि 50 देशों ने इकट्ठा, 40 देशों ने इकट्ठा इस चीज़ को जब निर्णय कर दिया, तो ना अमेरिका इस चीज़ को समझ पाया, ना स्थिति में था, ना भारत ने इस पे कोई गौर किया। और अब ये जो आप 3 ट्रिलियन यूएसडी की कह रहे हैं, शायद अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, ये 6 ट्रिलियन यूएसडी तक है। और बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने लताड़ा था जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आप खून खराबा ना करें, वील रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। स्टेटमेंट को समझिए, वी विल रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। तो ये केवल मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने जब प्रोमो बनाया और उसमें मैंने कहा कि हिंदुस्तान पर राज करने का ये षड्यंत्र का हिस्सा है,
मुझे बड़े बुद्धिजीवी ने ट्विटर पर कमेंट किया, मुझे फोन किया और मुझे कहा सुरेश जी क्या आप भी, क्या कोई प्रोडक्ट पर किसी सर्टिफिकेशन लगाने से उस देश पे कब्जा किया जा सकता है? आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए 6 ट्रिलियन की यूएस डॉलर, भारतीय रुपया नहीं, 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आज है और कल आप शांत बैठे हैं तो वो इकोनॉमी आपके कितने अधिकारों पर आकर ग्रहण लगाएगी और उसके बाद आप कितने आसानी से गुलाम बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी समझते नहीं हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी समझते नहीं है कि किसी चीज की शुरुआत करके उसका अंत का परिणाम आने के बीच में भी कोई अवस्था होती है जिस पर समय रहते जागकर आपने विरोध किया तो आप बच सकते हैं। रवि रंजन जी जिस की बात करें दुनिया भर की इस हलाल अर्थव्यवस्था पर एक नजर विस्तार से डालते हैं, देखिए। इस्लामिक अर्थव्यवस्था यानी हलाल इकोनॉमी है क्या और कितनी बड़ी है, ये अभी तक लोगों को पता नहीं है। हलाल इकोनॉमी दुनिया में भारत की कुछ इकोनॉमी से ज्यादा है। जी हां, दुनिया में हलाल इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की हो गई है। अब सवाल उठता है कि हलाल इकोनॉमी कब से वजूद में आई। हलाल अर्थव्यवस्था की नींव कुआलालंपुर में 1913 को वर्ल्ड हलाल फोरम के अधिवेशन में रखी गई। यही नहीं, इसे हलाल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से जोड़ा गया। इसके साथ ही निजी निवेश के द्वारा मार्केट इन्वेस्टमेंट में हलाल फूड इंडेक्स शुरू किया गया। हलाल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हलाल उत्पादों से पैसा इकट्ठा करना मुख्य उद्देश्य था। इस पैसे को इस्लामिक बैंक में जमा करना और फिर इसी पैसे से मुसलमानों को रोजगार देना बनाया गया था। खाद्य पदार्थों की पूरी इंडस्ट्री पर मुसलमानों के कब्जे की यहीं से नींव डाली गई। आज हलाल इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में दूसरे समुदायों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों की इकोनॉमी में मुसलमानों का कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर तरह के व्यवसायों में मुस्लिमों का होना जरूरी कर दिया गया। ऐसे में दूसरे व्यवसाय भी मुसलमानों के पास जाने को मजबूर हैं या फिर व्यवसाय को ही छोड़ रहे हैं। मैं नेटिजन को कहता हूं कि बड़े पैमाने पर हलाल कॉन्स्पिरेसी ऑन सुदर्शन इस हैशटैग के साथ मैं कमेंट देख रहा हूं। कई कमेंट हमारे सामने भी चलाए जा रहे हैं। मैं आपको भी आह्वान करता हूं कि इस हैशटैग के साथ आप अपनी बात को रखिए तो आपकी अभिव्यक्ति हम यहाँ स्क्रीन पर स्पेस देकर भी लोगों तक पहुंचाएंगे। रमेश जी, विश्व में इतना सब कुछ 1913 से हो रहा है, 2020 में हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका मतलब 100 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल में इतने धीरे करवाया गया, ये तो बड़ा खतरनाक प्लान है। जी ये 2013 से ये एक्चुअली मतलब हलाल के नाम पर जो इकोनॉमी चालू हुई वो 2013 से चालू हो गई और 7 वर्षों में जो जिस गति से उन्होंने इस विषय को बढ़ाया है तो ये बहुत ही मतलब आज विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में कहा जा रहा है। और जिस प्रकार से रवि रंजन जी ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि वी विल रूल वर्ल्ड बाय हलाल, मतलब हम विश्व के ऊपर राज करेंगे। एक तरफ तो एक मौलाना कहता है कि नहीं विश्व मतलब लीबिया का जो गद्दाफी था वो भी कहता था कि वी विल रूल यूरोप बाय आवर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के आधार पर तो अभी उन्होंने दिखा दिया कि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र बना गया और जितने विस्थापित थे इस्लामिक देशों के सारे विस्थापित आज यूरोप में जाकर के बैठे और यूरोप को आज कितनी बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। उसी आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हलाल के आधार पर अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने का प्रयास चल रहा है। तो ये जो एक कब्जा करने का प्रयास है ये बहुत गंभीर है इसमें। और एक जो मुद्दा मतलब अर्थव्यवस्था से जो जुड़ा हुआ है तो ये एक मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि सुरेश जी इसमें हलाल मांस आपने लेना और हलाल होटल का सर्टिफिकेट होना ये दोनों बातें अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए हलाल मांस यदि आप लेते हैं तो कोई भी होटल जो है वो हलाल मीट लेता है जहां पर मुस्लिम स्लॉटरिंग करने वाला होगा या वो हलाल सर्टिफिकेट लेने वाला होगा। लेकिन हलाल होटल होना तो हलाल होटल की सर्टिफिकेशन होना ये बात अलग है। अब जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं
यदि हलाल होटल का सर्टिफिकेट किसी को चाहिए तो सिर्फ मीट हलाल होने से नहीं चलेगा, वहां पर वो चावल भी लाएगा तो भी हलाल होना पड़ेगा। वहां पर वो ऑयल लाएगा, जैसे फॉर्चून ऑयल है, हलाल सर्टिफाइड है, तो उसको फॉर्चून ऑयल ही यूज करना पड़ेगा। वहां पर जो वो आटा लाएगा या वहां पर अन्य मसाला जो भी लाएगा, सारे के सारे हलाल सर्टिफाइड होने चाहिए, तभी जाकर के होटल को हलाल सर्टिफिकेशन मिलेगा। यानी एक प्रोडक्ट हलाल होना और होटल जब हलाल सर्टिफाइड करना है तो आपके होटल में आने वाली हर एक चीज को हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यानी किस प्रकार से ये षड्यंत्र है, किस प्रकार से एक एक चीज के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, ग्राफिक भी चला रहे हैं। रमेश जी आप बोलते रहिए, हम साथ में ग्राफिक भी चला रहे हैं कि क्या क्या चीजें हलाल है और कितनी भाषाओं में, कितने देशों में। ये देखिए, ये तमाम वो प्रोडक्ट है जिनके बाइकआउट की अपील की जा रही है। रमेश जी आप कंटिन्यू करिए, ग्राफिक साथ में दिखाते रहते हैं। जी जी, तो मतलब एक जो मुद्दा था यहाँ पर कि इस प्रकार से एक जो कब्जा करने का प्रयास जो चल रहा है, तो मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि हलाल की जो ये उन्होंने सख्ती की तो किस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ। जैसे अमेरिका में मैकडोनाल्ड्स है, तो मैकडोनाल्ड्स में कोई मुस्लिम जाता था और वहां पर वो कहता था कि भाई मुझे एक आप नॉन वेजिटेरियन कोई तो डिश दे दीजिए, और जब वो डिश लेता था और बाद में वो कोर्ट में जाता था कि मुझे जो आपने प्लेट दिया या मुझे जो भी आपने फूड आइटम दिया तो वो हलाल था या नहीं था ये मैं नहीं जानता हूं, तो आपने मेरा धर्म भ्रष्ट करने का काम किया। भारत के न्यायालय तो इस बारे में बहुत संवेदनशील नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसके बारे में बहुत संवेदनशीलता है, और इस प्रकार से लाखों डॉलर्स केंटुकी फ्राइड चिकन या मैकडोनाल्ड्स या इनको वहां पर जुर्माना लगाया गया कि आपने मुसलमानों को यदि हलाल की पाबंदी है तो आपने क्यों उनको हलाल खाना नहीं दिया। और इसके आधार पर जब ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो परेशान हो गई कि भाई इस प्रकार से हमारा कैसे व्यवसाय चलेगा, तो उन्होंने अप्रोच किया और कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं आप हलाल सर्टिफिकेट ले लीजिए, फिर आप हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कैसे मैकडोनाल्ड से लेकर के सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको इस षड्यंत्र में लाया गया, और आज आप देखिए कि भारत में मैकडोनाल्ड्स के इतने सारे आउटलेट्स है। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ये ओपनली डिक्लेयर करता है कि हमारे होटल्स जो है 100% हलाल सर्व करते हैं। अब आप देखिए मैकडोनाल्ड में जाने वाले कितने परसेंट मुस्लिम होंगे, 15-16% तो कुल आबादी है मुस्लिम की। अब मैकडोनाल्ड्स में जाने वाले जो मुस्लिम है उनके परसेंटेज कितने होंगे, और जो 2-3% वहां पर मुस्लिम जाते हैं तो वहां पर 97% जो अदर कम्युनिटी जाती है, अदर नॉन इस्लामिक लोग जाते हैं, उनके लिए भी वो हलाल खिला रहे हैं, और इसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने का प्रयास चल रहा है। बिल्कुल, और इसमें ये देखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हलाल का सर्टिफिकेट देने के लिए वहां पर एक मुसलमान चाहिए, वो भी इस्लाम की शिक्षा प्राप्त, जिसको मौलवी भी कहते हैं, वो वहां पर चाहिए। उसके देखरेख में ये हो रहा है। इसका मतलब यहाँ मुस्लिम जॉब क्रिएशन भी हो गया। कोई आप मदरसा छाप पढ़ाई की, लेकिन आप बड़े से बड़े फूड पैकिंग के मॉनिटरिंग में भी आप खड़े होकर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जो एमबीए होकर आए हैं या बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेकर इस जॉब में जुड़ चुके हैं। ये कैसा तरीका है, इतनी सी आबादी। हालांकि रमेश जी पुरानी बात बोल रहे थे 15-16% की, अब तो 40 करोड़ की आबादी हो गई है, और ये आबादी 40 करोड़ में ही इतना कहर ढा रही है, तो सोचिए कि ये 50% बराबरी के आंकड़े के आसपास आ जाए, पास कर दे, तो उसके बाद आपका हमारा क्या होगा, ये ध्यान रखिए। मैं रवि जी के पास चलूंगा। रवि जी, अभी हमारे एक दर्शक है, उन्होंने, दिनेश गुप्ता जी ने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि कोई हलाल सर्टिफिकेट वाली चीज पैकिंग के समय अगर किसी हिंदू ने हाथ लगा दिया तो हराम हो जाएगी फिर। रवि जी, ऐसे है, वो हराम नहीं होगी। ये इस चीज को समझिए, ये इकोनॉमिक ब्लैक होल है, यानी रोशनी जाएगी तो सही, पैसा जाएगा तो सही, आएगा नहीं। हराम लेने में, बेचने में कोई हराम नहीं है। बेचते वक्त वो नहीं कहता कि मैं हिंदू को बेच रहा हूं या मुसलमान को बेच रहा हूं। आपको किसी भी स्टॉल पे मिल जाता है, वो हिंदू की दुकान पे मिल रहा है, तो वो हराम नहीं है। अभी जैसे रमेश जी ने बोला कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट हलाल सर्टिफाइड है तो उसमें चावल भी आएगा। अब चावल से आगे चलिए, तो वो चावल तब सर्टिफाइड होगा जब वो बैग खरीदता है जो
वो बैग भी हलाल सर्टिफाइड होगा, तभी वो चावल की कंपनी हलाल सर्टिफाइड होगी। वो टोटल को, तो वो टोटल नहीं, पूछने वाले ने पूछा है कि मीट जो अगर कोई मुसलमान लेता है, हाँ। और वो बेचने वाला या उसको बनाने वाला अगर नॉन मुसलमान हैं जी, तो फिर वो कैसे हलाल होगा? वो थोड़ा सा कंसेशन है दारुल हरम में, जहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे स्लाइट कंसेशन है बॉर्डर लाइन पे, पर वो हलाल नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में 3, यही तो बात कह रहे हैं कि वो हलाल नहीं, वो हराम हो जाएगा। हराम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं अश्विनी जी के पास चलता हूं। अश्विनी जी, मतलब जो रमेश जी ने अभी अनुपात बताया, भले वो थोड़ा बड़ा हुआ हो, लेकिन क्या इस प्रकार से, और खास करके अनुपात की तो बात छोड़ दीजिए, मैं आपको याद होगा कि मैंने रांची शहर में जाकर एक ट्वीट किया था और केवल ये कहा था कि गद्दारों से सामान मत खरीदिए, तो भी वहां के मुख्यमंत्री ने मेरे उस बयान के कार्यक्रम के जांच के आदेश दे दिए थे। हालांकि आगे कुछ कर पाए नहीं, वो बात और है, लेकिन इतना सा कहने पर भी सरकार एक्शन लेती है, और वही सरकार अपने राज्य में हलाल सर्टिफिकेशन लाती है, मतलब मुसलमानों के अधिकारों की बात करती है। कितना विरोधाभास है। सुरेश जी, इसको समझने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, आंकड़े तो रमेश शिंदे जी और रवि रंजन जी इन्होंने काफी रिसर्च किया है और इनका बड़ा वास्ट नॉलेज भी है और ये बता भी रहे हैं। मगर चूंकि मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन लॉ के मुताबिक बात करूं, तो जो आइडिया ऑफ इंडिया का डिफिनीशन हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया, जैसे अभी आपने आइडिया ऑफ इंडिया के नाम पर बहुत सारी ट्विटरेटी जितने हैं उनके आपने बयान सुने। आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि जोमेटो जो खाना देता है वो हलाल सर्टिफाइड है, खाना फूड हैज नो रिलीजन, सबको फ्रीडम है खाना खाने के लिए अपने हिसाब से, और इस तरह से। नंबर एक। नंबर जो देश कानून के मुताबिक चलता हो, जिस देश में हर एक कार्य करने के लिए एक कानून, लिखित कानून हो, उस देश में कोई एक स्वयं सेवी संस्था या सो कॉल्ड संस्था आकर के सर्टिफिकेट देती है, गवर्नमेंट की नाक के नीचे देती है, गवर्नमेंट की बिना अथॉरिटी, परमिशन और कंसेंट के देती है, और वो पैसा लेकर के चली जाती है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्था है, उस संस्था का कानून के मुताबिक कोई औचित्य नहीं है। जैसे अभी आपने मैकडोनल्ड के आउटलेट्स की बात किया, जैसे आपने जोमेटो के आउटलेट्स की बात किया, जैसे अभी आपने उनका जो और तमाम जो देश में आउटलेट्स विदेशियों के चल रहे हैं और जिसमें इन लोगों का जो हलाल सर्टिफिकेट लेकर के चला रहे हैं, उनके आउटलेट्स की बात किया। यानी देश की, इस देश के सरकार को जिस बात को तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं, आप इस तरह की व्यवस्था, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आपकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, आपकी कोई कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए आप इस तरह के कोई भी हलाल सर्टिफिकेट देने का भी आपको कोई राइट, अथॉरिटी और कोई भी पावर लॉ में नहीं है। उसके बाद भी चल रहा है, पैसे भी ले रहे हैं और साथ ही साथ उस पैसे का यूज कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बड़े व्यापक पैमाने पर, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे देश में चल। जैसे इन्होंने कहा कि जो जितने भी रिफ्यूजीज थे, सो कॉल्ड रिफ्यूजी, जो यूरोप में जाकर के बसे और वहां पर जाकर के उन्होंने यूरोप में भी खुलेआम जो तांडव शुरू किया, वैसा ही कुछ तांडव देश में भी दिखा रहे हैं। अब तो जरूरत इस बात की है, आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और इस मुहिम को चलाने के बाद सरकार को त्वरित प्रभाव से इमीडिएटली ऐसे किसी सर्टिफिकेट की मान्यता को खारिज कर देना चाहिए, और खारिज करने के साथ साथ यह कहना चाहिए ऐसे किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। और इस तरह की आप विध्वंसकारी नीतियों के तहत अगर आप पैसा लेंगे, और जो पैसा, क्योंकि टैक्स लेने का किसका काम है, या वो है सरकार का काम, सर्टिफिकेट देने का किसका काम है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में, ईपीएफ में, ईएसआई में, या तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज के सेटअप है या छोटे छोटे आउटलेट्स के सेटअप है, उन सब में सर्टिफिकेट देने की पहली और आखिरी प्राथमिकता सरकार की, या सरकार की जो मशीनरी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, म्युनिसिपैलिटी लेवल पर काम कर रही है उनकी है। उसके बाद भी ऐसे सर्टिफिकेट देने के बाद ही वो चलाया जाता है। और जैसे अभी उन्होंने कहा कि वी विल रूल द वर्ल्ड थ्रू द हलाल, माने आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही रूल करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आधे से ज्यादा देशों में हमने विक्टिम कार्ड ऑलरेडी खेल दिया है, हम माइनॉरिटी के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब ये एक और है, हम इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इस्लामिक बैंक भी आएंगे और इस तरह की चीजें चलेंगी। तो जरूरत इस बात की है कि तुरंत सरकार को चाहिए ये कि ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट की वैधता की कानूनी जो मान्यता है उसको रद्द करें। मैं अश्विनी जी एक सवाल और पूछूंगा, जिस प्रकार के
मुसलमानों ने ही काटना चाहिए, मुसलमान पैकिंग में चाहिए, और दूसरा कोई हाथ लगाता है तो हराम हो जाता है। इसका मतलब भारत में जो अनटचेबिलिटी एक गैर कानूनी है, या अस्पृश्यता जो गैर कानूनी है, हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को अस्पृश्यता बनाया गया, ये भी कानून का उल्लंघन है। बिल्कुल, ये भी उसी कानून का उल्लंघन है जिस तरह से हिंदू समाज को तोड़ने के लिए अनटचेबिलिटी और टचेबिलिटी को इन्होंने एक इशू बना करके संविधान में एक प्रॉपरली एक अनुच्छेद ला करके उन्होंने कहा कि ये एक ऑफेंस है। उसी तरह से इस तरह के किसी नौकरी को, एम्प्लॉयमेंट को या पर्टिकुलर रिलीजन को कहीं पर मान्यता देना, वैधानिकता देना, ये उसी ऑफेंस के तहत आता है जो ऑफेंस हिंदू समुदाय में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के समय। अब देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण दूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कर्मकांड पढ़ाने के लिए एक मांस का भक्षण करने वाले व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है यूजीसी के रेगुलेशंस के मुताबिक, क्योंकि यूजीसी का रेगुलेशंस वहां पर यूजीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए यह नहीं कहता है कि साहब आपको किस जाति या समुदाय या धर्म का होना चाहिए। नतीजा होता है कर्मकांड की शिक्षा जहां पर कि मांस का भक्षण नहीं किया जाता और सिर्फ पंडित या कोई ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत का उस कर्मकांड का विद्वान हो, उस धर्म से उसको होना चाहिए, और एक व्यक्ति का दूसरे धर्म के व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो जाता है पूरे देश में सेक्युलर फैब्रिक के नाम पर, आइडिया ऑफ इंडिया के नाम पर, लॉ के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर। एकदम समझ लीजिए विरोधाभास शुरू हो जाता है, लोग व्याख्या करने। दूसरी तरफ से जो अनटचेबिलिटी की आप बात करें, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आकर के कहती है कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोगों को रखेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। और ये उसी कानून के तहत, माने ये दोहरी जो व्याख्या है, इस व्याख्या को लोगों को समझने की जरूरत है। उसका एक सबसे बड़ा जो मुझे तार्किक रीजन और सबसे बड़ा उसका कर रहा है कि बाइकआउट करें ऐसे प्रोडक्ट्स का। जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनाने के स्वदेशी प्रोडक्ट्स की बात की, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट्स को जो भारत के देश के लोग हैं वो जाएं, देखें, हलाल जैसी चीजें, उसको तुरंत खरीदना बंद करें, भले ही उनके खुले पैकेट में कुछ खरीदना पड़े, तभी इनको रोका जा सकता है। वरना तो ऐसे दो राहे पर हम खड़े हुए हैं अभी आकर के, अगले 20 से 30 सालों में सुरेश जी जो व्यवस्था है वो यहां पर जजिया कर देने जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। बिल्कुल, बल्कि आज ही हलाल सर्टिफिकेट पर पैसे देना या वो माल खरीदना मतलब जजिया टैक्स देने जैसा ही है, नहीं तो क्या है, ये भी हमारा सवाल है। साथ साथ में हम रवि जी को प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, साथ में हम हमारे प्रश्न भी चला रहे जो सरकार को लेकर, और इस पर समर्थन देने वाले और चुप रहने वाले लोगों को भी आप हमारे ये प्रश्न हैं जो हम स्क्रीन पर चला रहे। रवि जी, अब हलाल का आपने तोड़ निकाला है झटका, वो क्या है ये भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर वो केवल मांस अपने लिए कंज्यूम करता है और वो हलाल खाता है तो इसमें मेरे को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो है पर इतनी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए है कि वो जीव का, पशु को निर्दयता से मारा जाता है, ये आपत्ति है, पर ये उसका निजी मामला है। यदि उसका मजहब ये कहता है कि वो केवल हलाल ही खाएगा और हम उसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे यहाँ भी शुरू से बलि और झटका की प्रथा रही है। एक सिख होने के नाते हमारे में 4 डोंट्स हैं, जिसमें से एक है कि आपने हलाल मांस नहीं खाना। तो ये अगर माइनॉरिटी की बात हो रही है तो ये मुझे भी अधिकार है कि मैं झटका खा सकता हूं। और आज मैं आपको बताऊं, म्यूनिसिपैलिटी के जो 3 प्लांट्स थे दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के, अब तो 3 म्यूनिसिपैलिटीज हो गई हैं, वो जब लीज पे दिए गए वो तीनों ही मुसलमान कंपनियों ने लिए। मेरा कहने का मतलब है, ये हम कोई रेलवे के नट बोल्ट की ऑक्शन नहीं कर रहे हैं। इसमें अगर कोई झटका प्लांट लेगा तो वो हिंदू ही ले सकता है। इसके ऊपर एसजीपीसी जैसी संस्था ने लेटर्स डालती रही सरकार को कि आप ये क्लियर करिए हर जगह कि जहां पे ये मांस बिक रहा है ये कौन सा है, क्योंकि ये एक उर्दू में स्टैंप लगी होती है या अरबी में लगी होती है, हम इन्हें नहीं समझ पाते कि इसका अर्थ क्या है। हम ये समझते हैं शायद इसने, जैसे हमने भगवान जी का नाम लिया है, हम शिव जी की या कोई और, इन्होंने भी अपने भगवान का नाम लिया होगा। अगर इतनी बात होती, अल्लाह लिखा होता तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या यहाँ पे है, ये एक अर्थव्यवस्था से बढ़ के हलाल तंत्र है। जो हमारा उद्देश्य है हमारी संस्था का, झटका सर्टिफिकेशन, हम कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देते कि जिसमें हम जाति की, जो झटका मांस है वो कोई भी करे, हम उसको कहते हैं ये झटका सर्टिफाइड है, जैसे कि हलाल अपनी कंजम्पशन के लिए, आगे कोई लेना चाहे उसकी मर्जी।
ये दोनों चीज़ों, हमारा पैसा कोई टेरर के लिए या कहीं कुछ नहीं जाता, मगर हमको भी पता होना चाहिए। और दो चीज़ें हैं, जैसे आजकल हम बहुत पीछे पड़े हुए हैं। एक हमको नाम मिल गया, नहीं मैं थोड़ी क्लैरिटी करूं जी, जरा दर्शकों को। वैसे मैं मांस खाने का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर खा ही रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि किसी भी मुसलमान के पास मांस लेंगे तो वो हलाल होगा। मतलब एक लाइन में मैं ये कहूं कि हिंदू ने, सिख भाई, हिंदू सिख एक ही है, इन्होंने मुसलमान के पास मांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हलाल है, जो हमारे लिए हराम है। हमने अगर खाना है तो झटका खाना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। मैं ये जब कह रहा हूं तो अश्विनी दुबे जी, देश के कई तमाम सेकुलरों को मिर्च लग जाएगी और मांस को तड़का लगे उसके पहले इनके मांस को तड़का लग जाएगा और कहेंगे कि सुरेश चौहान के कह रहे कि मुसलमानों के पास से हिंदू मांस ना खरीदे। इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिजीवी होना, सेक्युलर होना, देश के तमाम लोगों के हितों की बात करना, बहुसंख्यक समाज के हितों को इग्नोर करना, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ षड्यंत्र करना, यही इस देश में बुद्धिजीवी होने की, सेक्युलर होने की पहचान है। सुरेश जी, आप जैसे जो कर्मवीर हैं, कर्मयोगी हैं, आप जैसे कर्मवीर और कर्मयोगियों की वजह से अभी जैसी चीजें लोगों को पता चल रही हैं, और जो दो विद्वानों को आपने बिठा रखा है, रवि रंजन सिंह जी को और रमेश शिंदे जी को, जो पूरे दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है भारतीय तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर, भारत में क्या चल रहा है। मैं तो स्वयं, मुझे कुछ महीनों पहले सुरेश जी ये नहीं पता था कि इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन को, मैं तो लॉयर होने के नाते यह समझता था कि देश में कोई भी चीजें चलती है तो कानून के मुताबिक चलती हैं। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल क्या उनका संबंध है। मैं तो रवि जी को जो राष्ट्र निर्माण की यात्रा थी, भारत बचाओ यात्रा या इंडिया गेट पे जो कार्यक्रम होते थे, मैं रवि जी को कहता था झटका का टी शर्ट पहन के आना, क्योंकि वहां पर जो लोग आएंगे राष्ट्रवादी कम से कम पूछेंगे झटका क्या है, और वो कम से कम उनको हलाल क्या है, झटका क्या पता तो चलेगा। और उसका परिणाम यह है कि आज झटका को भी कई जगह पर मान्यता दी जा रही है। और आज मैं भी अपील कर रहा हूं कि हिंदू मुसलमान के दुकान से हलाल मांस ना खरीदे, क्योंकि उससे उसके धर्म की भावना आहत होती है। उसको झटका सर्टिफाइड खरीदना चाहिए, जिसके तमाम जगह पर मांस बेचने वाले जो हिंदू है उसका सर्टिफिकेशन रवि जी से ले सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट और तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार को यह सर्टिफिकेशन देना होगा, क्योंकि अगर ये हलाल का सर्टिफिकेशन देते हैं तो झटका भी आपको देना होगा। आगे बढ़ते, क्या परिणाम होता है? आम दर्शक अगर कहेगा कि भाई मुझे क्या परिणाम होता है, मैं ये सर्टिफिकेशन लगा क्या नहीं लगा क्या, मैं तो उतने में ही खरीद रहा हूं। पहले तो वो उतने में नहीं खरीद रहा है, वो महंगा खरीद रहा है क्योंकि सर्टिफिकेशन की कॉस्ट दे रहा है, एक चीज। दूसरा, वो पैसे जा कहां रहे हैं? वो पैसे जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए, ये वो कविता है जो बंदूक हाथ में लेकर दिल्ली पर कब्जा करने का नारा देती है, या आपने हलाल का पॉकेट खरीदा, हलाल का स्टैंप लगा हुआ पॉकेट खरीदा, तो इसके बंदूक की गोली और इसके हाथ में बंदूक थमने के लिए भी पैसे जाते हैं। यह ध्यान रखिए, देखिए, सुनिए और जागिए। ये आतंकवादी, ये वीडियो आपके पास भी आया होगा, लेकिन आतंकवादी का भी दो का है, आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है, चीजन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग चम ही लहराएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे। पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है, आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है, चीशन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है।
अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों थर्राते हो। अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों थर्राते हो। जंग का मंजर देख के जाना, अभी से क्यों भाग जाते हो। जंग का मंजर देख के जाना, अभी से क्यों भाग जाते हो। जंग करोगे कैसे जब तुम नारों से थर्राते हो। जंग करोगे कैसे जब तुम नारों से थर्राते हो। मौत से तुम घबराते हो और मौत से हमको यारी है। मौत से तुम घबराते हो और मौत से तुमको यारी है। आज तो ही कश्मीर भी लेंगे, कल दिल्ली की बारी है। कल दिल्ली की बारी है। सुन लो ये दिल्ली की बारी आने के लिए जो आप हलाल सर्टिफिकेट के साथ उत्पाद खरीद रहे हैं, वही इनके हौसले बुलंद कर रहे हैं। रमेश जी जरा बताएंगे जी, ये जमाते हिंद क्या इतिहास है जो सर्टिफिकेट दे रही है, जिसके सर्टिफिकेट के आप स्टैम्प के साथ आपके घर में मटेरियल लाते हैं, सामान लाते हैं, खाने का सामान लाते हैं, तमाम चीजें लाते हैं। रमेश जी जरा बताइए। जी सुरेश जी, मतलब ये जो सर्टिफिकेट देने का जो दो बड़ी अथॉरिटी है, एक तो जमीयत उलेमा हिंद का हलाल ट्रस्ट है और दूसरा जमीयत उलेमा महाराष्ट्र का ट्रस्ट है। तो ये दो संगठन जो है ये जमीयत के नाम से है और ये संगठन हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। और कल तो आपने पूरा बता दिया कि किस प्रकार से उन्होंने देश के गृह मंत्री को विरोध किया, किस प्रकार से सीए को विरोध किया, किस प्रकार से आतंकवादी के केस लड़ रहे हैं। लेकिन इनका इतिहास जो है, वो इतिहास हमें जानने की आवश्यकता है कि भारत के स्वतंत्रता से पहले 1920 में 1920 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना और तब ये ऑर्गेनाइजेशन जो था जमीयत उलेमा हिंद था। उसके बाद में उसके दो फैक्शन हो गए, दो टुकड़े हो गए और एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें से निकला जमीयत उलेमा इस्लाम। और जमीयत उलेमा इस्लाम ने अपनी भूमिका तय की कि वो बैरिस्टर जिन्ना के पीछे खड़ा होगा या मुस्लिम लीग के पीछे खड़ा होगा। और काफी बड़ा टुकड़ा जो था वो जमीयत उलेमा इस्लाम के पास चला गया और जमीयत उलेमा इस्लाम ने भारत के विभाजन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, बैरिस्टर जिन्ना को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, मुसलमानों को डायरेक्शन देने का काम किया। और उसके आधार पर आज हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान और अभी तो बांग्लादेश भी, तो ये तीन टुकड़े भारत के हो गए। तो जमीयत उलेमा हिंद जो है, जो ओरिजिनल जिसका विचारधारा थी, उसी विचारधारा का एक जो साइड फैक्शन था, उसने भारत के टुकड़े कर दिए। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद जो है वो उस समय पे गया नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो तो राष्ट्रभक्त है। कई जगह पर उनके मौलाना ये भी कहते हैं कि नहीं देखिए, हम तो भारत का विभाजन हुआ तो हम तो पाकिस्तान में गए नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन इसके बारे में अंदरूनी बात यह है कि कई जगह पर यह कहा जाता है और इसके बारे में कई मौलानाओं के स्टेटमेंट भी पहले आ चुके हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे फर्टाइल भूमि जिहाद के लिए या शरिया के लिए या इस्लाम के प्रचार के लिए और कहीं हो ही नहीं सकती है। आज आप देखिए, सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको यहाँ पर मदरसा खोलने के लिए अनुमति है। पाकिस्तान में भी या विश्व के किसी भी देश में हज को डोनेशन नहीं मिलता है, भारत सरकार दे रही है। किसी अजान देने वाले मौलाना को किसी मुस्लिम देश में वेतन नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर केजरीवाल जी 18,000 रुपया दे रहे हैं, ममता जी वहां पर 18,000 रुपया वेतन दे रही है। क्या काम कर रहे हैं वो? अजान देने का काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र का एक्स चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था खतरे में है तो मंदिरों का सारा सोना आप ले लीजिए। ये क्यों नहीं किया जा रहा है कि इतना अजमेर के दरगाह में इतना पैसा आ रहा है, ताजमहल के यहाँ पर इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, या निजामुद्दीन के दरगाह में इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, या वक्फ बोर्ड के पास भारत सरकार, भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जमीन है, वो जमीन कब्जा कर लीजिए और उस जमीन का पैसा ले लीजिए। तो इसके बारे में ये बात नहीं हो रही है। तो जमीयत उलेमा हिंद का ये कहना है कि सरकारी स्तर पर इतनी सुविधाएं तो पाकिस्तान में भी नहीं मिल रही इस्लाम के प्रचार के लिए। तो भारत जितनी फर्टाइल भूमि इस्लाम के प्रचार के लिए कहीं नहीं है, इसलिए हम यहां पर ही रहेंगे। और इसी के आधार पर आज आप देख लीजिए
कि हलाल सर्टिफिकेट उन्होंने चालू कर दिया, पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया और इस पैसे के आधार पर वो आतंकवादियों की केसेस लड़ना प्रारंभ कर दिया। भारत सरकार के गृह मंत्री को उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। फिर भी हमारे देश में कोई उसके बारे में बात नहीं है। आज आपने इस बात को छेड़ा है, बाकी सब चुपचाप है। तो इस प्रकार से तो और कोई सुविधा कोई है ही नहीं। मतलब आसान भाषा में अगर हम इतिहास यदि हम देखें, रमेश जी, आसान भाषा में अगर हम ये कहें तो ये वही संगठन है जो ये कहता है कि पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, या ये यूं कहें कि पाकिस्तान लड़के ले लिया, अभी हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और ऐसा हंस के लेंगे हिंदुस्तान का नारा देने वाले लोगों के सर्टिफिकेशन पर आप माल खरीद रहे हैं। अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए लाया हुआ दिया हुआ पैसा आप सांप को, जिहादी सांप को दूध पिला रहे। ये ध्यान रखिए, मैं बार बार इस शब्द का उपयोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके ध्यान में रहे, और आप जब किसी दुकान में पहुंचे तो हर प्रोडक्ट पर कहीं हलाल सर्टिफिकेट है क्या ये देखे, अगर है तो नहीं खरीदे, और ना केवल खरीदे, उस दुकानदार को ये कहें कि मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं ले रही हूं या ले रहा हूं क्योंकि तुम हलाल का माल रखते हो। ये ध्यान रखिए, ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैंने कल आह्वान किया था देश भर के कवियों को कि हलाल को जागृत करने के लिए, हलाल के प्रति जगाने के लिए हिंदुस्तान को कविता करिए। आज हमारे पास एक और कविता आई है। कल हिंदुस्तान के बड़े कवि योगेंद्र जी शर्मा की कविता थी। आज बैंकिंग क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी रहे, सीनियर मैनेजर रहे, और अब कविता के द्वारा हिंदुस्तान की सेवा करने वाले मदन मार्तंड जी की यह कविता है, देखिए। ये हलाल की सोच मदन एक सोची समझी साजिश है, शरीयत लागू करने की इस्लामिक क्रूर ये ख्वाहिश है, शरीयत लागू करने की इस्लामिक क्रूर ये ख्वाहिश है। ये हलाल की सोच मदन सच सोची समझी साजिश है, संविधान से ऊपर इनको शरीयत लगती प्यारी है, लूट हलाला क्रूर नीचता मजहब लगती न्यारी है, लूट हलाला क्रूर नीचता मजहब न्यारी लगती है, इन्हें लगती है, संविधान से ऊपर इनको शरीयत प्यारी लगती है। तबलीगी जो षड्यंत्रों को पावन कर्म बताते हैं, तबलीगी मरकज में जो किए गए गद्दारियां हैं उनको पूरे देश का मुसलमान एकजुट होकर एक पावन पवित्र मजहबी कर्म बता रहा है। इसमें बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है। लूट लाला क्रूर नीचता मजहबी न्यारी लगती है, संविधान से ऊपर जिनको शरीयत प्यारी लगती है। तबलीगी जो षड्यंत्रों को पावन कर्म बताते हैं, हरम हलाला हत्या दंगों को ये धर्म बताते हैं, हरम हलाला हत्या दंगों को जो धर्म बताते हैं, तबलीगी षड्यंत्रों को भी पावन कर्म बताते हैं। जाकिर मूसा ओसामा, देखिए इनके आदर्श क्या हैं। हमारे आदर्श रामकृष्ण हैं, हमारे आदर्श शिवाजी हैं, हमारे आदर्श राणा है, हमारे आदर्श महारानी लक्ष्मीबाई है। इस कबीलाई मजहब के बेड़ी दरिंदगी के नायक क्या है? इस कविता को आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर देखिए, और मैं फिर आग्रह करता हूं देश भर के तमाम कवियों को, गीतकारों को, बॉलीवुड क्षेत्र के लोगों को, इस पर फिल्म बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, कविता बनाइए। कथावाचकों को कह रहा हूं कि भगवान श्री राम की या भागवत कथा भी आप सुना रहे हैं तो भी इसमें हलाल बताइए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक हलाल बैन करने की दिशा में काम नहीं होगा। मैं हमारे साथ जुड़े तमाम गेस्ट का, पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं। आज हमारा दूसरा एपिसोड इस विषय पर समाप्त हुआ है। हम कल तीसरा एपिसोड लेकर आएंगे। हमने कल सवाल पूछा, तब 85% लोग शुरू में इसके बैन के पक्ष में थे, बाद में जाकर यह प्रतिशत बढ़ गया था। आज मैं जब आपके सामने शो कर रहा हूं तो 95% लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हलाल बैन होना चाहिए, और यह प्रतिशत कल भी क्या रहता है हम देखते हैं। मैं आज के शो के द्वारा देश भर के हलाल समर्थकों को आह्वान करता हूं कि हलाल पर डिबेट करने के लिए
आपके तर्क रखने के लिए मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं। आप हमारे शो में आकर आपके एक तर्क या जो भी कुतर्क हो गए उसको रखिए। हम और हमारे साथ जुड़े तमाम गेस्ट पैनलिस्ट आपके हलाल के षड्यंत्र को नंगा करने के लिए तैयार हैं। खुलेआम चर्चा होने दीजिए और उस चर्चा में निर्णय हो जाए कि अगर हलाल के डिबेट में आप हार गए तो आप खुद भारत सरकार को कहेंगे कि हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन बंद करो, और हम तो इसको बंद कराने पर लगे हुए हैं ही। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल।